Hello and a very warm welcome to Zanera Azhar Official. जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग आज भी इंटरनेशनल मीडिया पे फुली रिपोर्ट होती रही और मैं आपके साथ उसकी टाइमलाइन भी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने क्या क्या लिखा और क्या क्या कहा। बट अभी तक की जो ख़बर है, अगर वहाँ से हम स्टार्ट ले लें तो ये जो सारा ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन था, ये ISPR के मुताबिक कंक्लूड कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कंप्लीट, 33 टेररिस्ट किल्ड, ये ISPR से स्टेटमेंट आई है। DG ISPR ने कहा है, वो कहते हैं कि तकरीबन 21 पैसेंजर्स जो हैं दे हैव बीन killed by attackers. Prior to the operation being launched, terrorists were in contact with supporters and masterminds in Afghanistan. इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन भी उन्होंने बताई हैं। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जो सोशल मीडिया पे रिस्पांस था उस पर भी उन्होंने कमेंट किया, जिसमें उनका कहना था कि ज़्यादातर इंडियन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता रहा और फेक वीडियोस भी पोस्ट की गई वहाँ पे। और साथ साथ उन्होंने कहा सम एलिमेंट्स सेक्रीफाइसिंग नेशनल इंटरेस्ट फॉर पावर लस्ट, इसकी भी उन्होंने बात की। हम क्विकली चलते हैं बिकॉज हमने एनालिसिस की तरफ जाना है। प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, लॉर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑन सक्सेसफुल ऑपरेशन, ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो शायद अखबारात खुद ही लिख देते हैं। असल में उन क्राइसिस का नतीजा क्या है, हमारे जो इस वक्त के पॉलिटिकल हेड्स हैं, क्या वो मिलके बैठे हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि यहाँ तक नौबत क्यों आई और क्या वो आगे इसको चेंज करने का कोई इरादा रखते हैं, ये असल क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हॉस्टेजेस की सिचुएशन थी, डजन्स ऑफ टेररिस्ट हैव बीन किल्ड, उन्होंने लिखा है अपनी पोस्ट में। मैं ये बात कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जिन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। उन्होंने कहा आई हैव स्पोकन टू द बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर एंड बीन ब्रीफ्ड ऑन द ऑपरेशन। कल वो कोयटा भी जा रहे हैं। द एंटायर नेशन इज़ डीपली शॉक्ड, पाकिस्तान्स रिजॉल्व फॉर पीस इज़ नॉट गोइंग टू शैटर। इसके अलावा उन्होंने फैमिलीज़ से भी अफसोस का इजहार किया। 70 to 80 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, यानी कि तकरीबन 70 to 80 लोग थे जिन्होंने टेररिस्ट की तरफ से, जिनकी लिस्ट है कि 70-80 लोग ट्रेन पे अटैक करने में शामिल थे। इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह रही है। इसके अलावा दे आर नॉट रेडी टू टॉक, सरफराज बुगटी कह रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। आज उन्होंने बहुत गर्मा गर्म तकरीर की, लेकिन मैं उसको गर्म गर्म तकरीर ही कह सकती हूँ बिकॉज़ जब आपको ग्राउंड पे कुछ ना नज़र आ रहा हो और आपको सिर्फ बातें नज़र आती हों तो ये सब कुछ इतना अट्रैक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा whoever commits acts of violence against the state will be punished unequivocally. रेलवे सर्विसेज फ़िलहाल वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दी गई हैं। entire operations from Punjab and Sindh to Balochistan and vice versa has been suspended. Pakistan Railways temporarily suspended its entire operations from Punjab and Sindh to Balochistan and vice versa. इसके अलावा एक बड़ा इमेज शाया किया है जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग इमेज है। और वैसे भी जो लोग जो वेट कर रहे थे, जिनकी फैमिलीज ट्रैवल कर रही थी उस ट्रेन पे, उनके जो सेंटिमेंट्स थे जो मीडिया ने दिखाए हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने ज़्यादातर दिखाए हैं, दे वर हार्ट ब्रेकिंग। वेटिंग फॉर लव्ड वंस ऑन बोर्ड जाफर एक्सप्रेस, और उसमें ये काउंटर की तस्वीर है जो कि रेलवे स्टेशन की है। कोयटा रेलवे स्टेशन पे हैंड रिटन नोटिस लगा हुआ है जहाँ पे वो कह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है फॉर जाफर एक्सप्रेस। इस पे भी बात करेंगे कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लोगों को बताने वाला कोई भी नहीं था। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑन गोइंग ऑपरेशन हो तो आप क्या ही बता सकते हैं किसी को, लेकिन लोगों को तसल्ली चाहिए होती है। तो हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे की इस सारे क्राइसिस में, इस पर भी बात करेंगे। 57 पैसेंजर्स हैव बीन शिफ्टेड टू कोयटा, रेलवे ऑफिशियल्स कह रहे हैं। जो रेस्क्यूड लोग हैं जो कि अटैक से बाहर आए, ज़िंदा वापस आ गए, वो कहते हैं कि हमें तो बस अल्लाह ने बचा लिया, गॉड सेव्ड अस। इसके अलावा उन्होंने कहा सिचुएशन इज़ नॉट गुड। जो वहाँ से रेस्क्यू होके आ रहा था वो बता रहा था कि सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि हमें, उन्होंने कहा कि आप ट्रेन से उतरें और आपने मुड़ के नहीं देखना, और हमें नहीं पता था कि हमें पीछे से गोलियाँ मार देंगे या क्या करेंगे। सो लोगों ने अपनी हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस, ये तो लाइफ टाइम ट्रॉमा है इन लोगों के लिए, जो ज़िंदा बच के आ गए हैं उनके लिए भी और जो नहीं बचे उनकी फैमिलीज़ के लिए।
So, moving on, United Nations, China, US call for hostages release as world condemns attack. तकरीबन सारे कंट्रीज़ की तरफ से रिस्पॉन्स आया. जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान ने भी एक्स पे ट्वीट की. इसके अलावा जो पाकिस्तान में US का मिशन है उनकी तरफ से भी मजम्मत आई और उन्होंने कहा कि हमने स्टेट डिपार्टमेंट में जो बैंड आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उसमें BLA को डाला हुआ है. सो हम इसे टेररिज्म ही समझते हैं. इसके अलावा चाइना ने भी डिनाउंस किया अटैक को और कहा कि वी वोट टू कंटिन्यू फर्म सपोर्ट टू पाकिस्तान इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, मेंटेनिंग सॉलिडारिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस. हमने कुछ रोज़ पहले ही बात की थी कि चाइनीज़ नेशनल्स पे क्यों अटैक होते हैं और हाउ दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू व्हाट इज़ द डेवलपमेंट जो इंटेंडेड है चाइना की तरफ से बलूचिस्तान में, लेकिन उसके बाद ये हॉरिफिक वाक़या हो गया. इसके अलावा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से स्पोक्स पर्सन जो उनके हैं इस्माइल बगाई, उन्होंने भी कंडेम किया और इसको टेररिस्ट एक्ट करार दिया. ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तकरीबन पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया. अच्छा, अब आ जाएं इसकी तरफ कि दुनिया ने इसको रिपोर्ट कैसे किया. डेली मेल जो कि यूके का एक मशहूर अखबार है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो में उन्होंने दिखाया, नीचे उन्होंने लिखा इंस्टाग्राम पे कि डेली मेल शोइंग हाउ मिलिटेंट्स हैव हाईजैक्ड द ट्रेन इन बोलान, dozens have been slaughtered as military move in on gunmen holding 300 hostages. Security officials say 150 of 450 passengers have been rescued so far, remaining at grave risk as attackers are wearing suicide vests loaded with explosives. मैं ये क्यों रीड कर रही हूँ? इसमें उन्होंने एक पूरी वीडियो अपलोड की हुई थी जो कि अपेरेंटली टेररिस्ट ने ख़ुद बनाई. किसने बनाई, आई हैव नो क्लू कि वो इनके पास कैसे पहुंची. बट डेली मेल जैसे यूके के अखबार ने ये वीडियो चलाई और साथ नीचे लिखा है डजन्स हैव बीन स्लॉटर्ड. हम लोग जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम सोली डिपेंडेंट थे सिक्योरिटी ज़राए पे. जो कुछ हमें ISPR की तरफ से बताया जा रहा था, हम उस पर डिपेंडेंट थे फॉर 2 रीज़न्स. 1, एक तो जब सिक्योरिटी सिचुएशन हो तो उसमें हम अपनी जर्नलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते. हम रिस्क में नहीं डाल सकते कि हम कोई ऐसी खबर दे दें जो गलत हो, जो हमारे एंड पे बेशक वेरीफाइड हो, सही हो, लेकिन वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करती हो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिसमें इतने लोग हॉस्टेज हैं. नंबर 2, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ तक किसी की एक्सेस ही नहीं है. वहाँ पे हम सोली डिपेंडेंट थे कि या तो जो लोग हॉस्टेज हैं वही बाहर आके कुछ बताएं या जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वही बाहर आके कुछ बताएं. सो हमारे सिर्फ ये 2 सोर्सेज थे. इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्ट कर रहा था? इंटरनेशनल मीडिया में डेली मेल जैसे लोगों ने ये कहाँ से वीडियो उठाई, आई हैव नो क्लू, बट वो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है इसको डबल चेक कर सकते थे जब वो कह रहे हैं डजन्स हैव बीन स्लॉटर्ड, जबकि हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क इफ़ेक्टेड है, जिस कंट्री में ये हो रहा है वहाँ से डिफरेंट फिगर जा रहा है, तो आप डिफरेंट फिगर कोट कर रहे हैं. नंबर 2, कमाल हैदर हैं अल जज़ीरा के रिपोर्टर, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं. वो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, वो जहाँ तक पहुँच सकते थे वो वहाँ तक पहुँच के सिर्फ वहीं की बात कर रहे थे. वो कोई नंबर्स नहीं दे रहे थे, कोई फिगर्स नहीं दे रहे थे, सिर्फ ये बता रहे थे कि अभी ऑन गोइंग ऑपरेशन जारी है. राइटर्स भी बहुत केयरफुली कॉशियस तरीके से इन्फॉर्म कर रहा था. स्काई न्यूज़ पे जो न्यूज़ चल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी डिटेल्स ऑन हाउ मेनी हॉस्टेजेस हैव बीन किल्ड बिकॉज वी डोंट नो. सो कहने का पर्पज़ ये है कि सोशल मीडिया पे एक बाज़ार गर्म था. मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिर भी किसी हद तक हर कोई अपनी हद तक कॉशियस था. जो नहीं थे वो नहीं थे. कुछ ने खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया. लेकिन हम लोगों को जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, हम जब इस तरह की कॉशियस अप्रोच लेते हैं तो हमें ये समझा जाता है कि शायद हमें रोका गया होगा. लेकिन एक दफ़ा ये भी सोच लेना चाहिए कि शायद एक जर्नलिस्ट के अंदर एक इंसान भी होता है. हो सकता है मैंने ये सोचा हो कि मैं इस वक्त खामोश ही रहूँ तो बेहतर है बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है. सो ये एक अलहदा टॉपिक है कि जर्नलिस्ट किस तरह रिपोर्ट करता है क्राइसिस को. क्या अपनी यूट्यूब पे व्यूज़ लेने के लिए वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताता है, या खामोश रहता है, कॉशियस अप्रोच रखता है, या जिस ज़रिए से भी उसको ख़बर मिल रही है अगर वो समझता है वो ऑथेंटिक है तो सिर्फ उतनी ही बात करे. तो यहाँ हमारा भी क्रेडिबिलिटी का बहुत टेस्ट होता है. बट व्हेन यू टर्न टू सोशल मीडिया
تو اس قدر پرانی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوئی تھیں جن کو بعد میں کافی سارے پلیٹ فارمز نے ڈبل چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ ویڈیو تو پچھلے سال کی فلاں ٹائم کی ہے. سو اٹ واز اے میس. سو ایک کرائسس مینجمنٹ میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے مین اسٹریم میڈیا کو بالکل خاموش کرانا ہے. دس واز اندر ایلیمنٹ کہ ہم لوگ بالکل کچھ بات چیت دکھا نہیں پا رہے تھے. اس لیے نہیں دکھا پا رہے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پینک کریٹ ہوگی, 400 لوگوں کی زندگیاں اسٹیک پہ ہیں, تو اٹس بیٹر ناٹ ٹو میک اے بگ تھنگ آؤٹ آف اٹ, ایٹ لیسٹ آن دا اسکرینس. لیکن یہ اسکرین پہ آنے والی بات تھی. دنیا میں جب 9/11 ہوا یا دنیا میں جب ایسے بڑے واقعات ہوئے, یہ ہمارے لیے 9/11 سے کم نہیں تھا. ہمارے 400 لوگ تھے, اس میں 400 تھے, 500 تھے, میرے لیے تو ایک بندہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں کافی حد تک کرائسس مینجمنٹ میں میڈیا کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی, گورنمنٹ کا یہ فور موسٹ کام ہے کہ وہ پھر اسٹیٹ کو اس وقت کس طرح لے کے چلتی ہے جس وقت کرائسس ہے. صرف یہ کہہ دینا صدر مملکت کا یا وزرائے اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم معافی نہیں دیں گے, ہم ود آئرن ہینڈ واپس آ رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا سینٹیمنٹ آف دا نیشن. جو اس وقت دنیا میں لوگ پریشان ہیں, جن کے لوڈ ونس یہاں کراچی میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں, ہر جگہ رہتے ہوں گے. پتہ نہیں کون کون سی فیملیز ٹریول کر رہی تھیں اس ٹرین میں, ان کے لوڈ ونس کی کیا حالت تھی. یو اسٹینڈ ود دا نیشن. وہ سینٹیمنٹ نظر نہیں آیا. کوئی پولیٹیشین, کوئی ڈگنیٹری ہمیں ڈرائنگ روم سے نکل کے باہر آتا نظر نہیں آیا. گورنمنٹ کا رسپانس بہت برا تھا. میڈیا مینجمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ میڈیا اسکرینس کو بلانک کر دیں. میڈیا مینجمنٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ذمہ دار طریقے سے رپورٹ ہونے دیں, بیکاز وائل دا ہول ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ہماری اگر اسکرینس پہ کچھ اور چل رہا ہے تو واٹ ڈز دس سے. آپ کے پاس کیا کچھ چھپانا ہے آپ نے؟ What is there to hide? Because you are the victim here. You are actually supposed to use this opportunity to let the people know out there in the world کہ یہاں پہ ٹیررزم 91% ایک سال میں بڑھ گیا ہے, اور اس کو اپنے کیس کو بلڈ کریں, اینڈ ابو آل اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ مجھے آج نظر نہیں آیا. نمبر 2, سوشل میڈیا کو بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. اسی لیے دس از وائی آئی سے کہ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن, کسی اور میڈیا پہ کریک ڈاؤن, لوگوں کو کہیں چپ رہیں, یہ حل نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ جو عوامی معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ ان کی ہاں نہ, ان کی خوشی یا وہ خوش نہیں ہے, ہر چیز کو سنیں اینڈ دین ڈیسائڈ کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور اپنی مرضی کریں بے شک, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو بولنے تو دیں. بیکاز جب آپ ایک کنسرنڈ سٹیزن کو بولنے نہیں دیتے تو پھر یوں لگتا ہے کہ کچھ چھپانے کو ہے. سو گورنمنٹ کی مینجمنٹ تھی سارے کرائسس میں بہت بری تھی. نمبر 2, جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو چاہے صرف آپٹکس کے لیے ہو, ہمیں کافی حد تک ایک نیشنل سولیڈیرٹی کا سمبلزم چاہیے ہوتا ہے. جب اے پی ایس ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا, اور انہوں نے فوراً دھرنا کال آف کیا تھا, اور ہمیں شدید مخالفت اور روز تقریروں کے باوجود وہ مولانا فضل الرحمان, جن کو وہ پتہ نہیں کون کون سے الفاظ سے بلاتے تھے, اس وقت کی گورنمنٹ, سب ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے نظر آئے. میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. آپٹکس ہی دے دیں لوگوں کو کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ آف دس کنٹری, دے ریئلی کیئر اباؤٹ اس. انہیں پتہ ہے اس وقت سچویشن کیا ہے اور اس وقت سینٹیمنٹ کیا ہونا چاہیے. شو اس یور ہارٹ اینڈ سول, ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں. دس از آل وی وانٹ. وہ نظر نہیں آیا, صرف تقریریں اور بیانات نظر آئے. اور یہ بہت فرق لگا مجھے کہ اے پی ایس کے وقت پھر بھی کچھ نیشنل ریکنسیلیشن ہو گئی تھی, کچھ سیم پیج ہمیں پولیٹیشنز کا نظر آیا تھا انسانیت کی بیس پہ. اس دفعہ وہ مسنگ تھا, وہ ایلیمنٹ مسنگ تھا, اینڈ دس از ڈیبیٹیبل کہ وہ مسنگ کیوں تھا. اس کے علاوہ جب اے پی ایس ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, جس میں یہ فیصلے کچھ بڑے بڑے ہوئے تھے کہ ہم کیا کیا وہ سٹیپس لیں گے جس سے یہ جو 2008 آنورڈس بلکہ 7 آنورڈس محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد ایک بڑا سرج آیا تھا تب بھی ٹیررزم میں, اور پھر اس کا ایک بڑا ٹپنگ پوائنٹ تھا جو اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا تھا. اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم یہ پلان بنا رہے ہیں. نیکٹا کے نام سے باڈی بھی بنائی گئی, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, اور اس کو نیشنل ایکشن پلان 2014 کا نام دیا گیا. اس میں کیا کیا تھا, ذرا صرف انٹروسپیکشن کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, چیک کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تب کمٹ کیا تھا ہم نے وہ سب پورا کیا. اگر کیا ہوتا تو ابھی اتنا بڑا واقعہ نہ ہوتا, اور اگر ہم نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا.
21 पॉइंट्स एजेंडा था इस प्लान का। नंबर 1 था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ दोज कन्विक्टेड इन केसेस ऑफ टेररिज्म। हमारे अदालतों से अभी भी टेररिस्ट छूट जाते हैं, सो डेथ सेंटेंस आप फ़ौरन ही जो देना चाहते थे टेररिस्ट को 2014 में आपने डिसाइड किया था, वो आज तक नहीं हो सका। स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी, द ड्यूरेशन ऑफ दीज कोर्ट्स वुड बी 2 years। ये हुआ था, स्पेशल कोर्ट्स बनी थी, उसमें ट्रायल्स हुए थे और उसी में सज़ाएं हुई थी। हमारी जो जुडिशरी है उसने किसी टेररिस्ट को कोई सज़ा नहीं दी थी। सो मिलिट्री कोर्ट्स तब बनी थी ज़रूरत के तहत, और इसी वजह से बनी थी कि स्पीडी ट्रायल हो और टेररिस्ट को उन्हीं कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। एक और वजह ये भी थी कि टेररिस्ट थ्रेट करते थे। अगर तालिबान के 2-4 लोग पकड़े गए हैं तो वो जजेस को थ्रेट करते थे, जजेस को अपनी जान का ख़तरा होता था, और जजेस को शायद उतनी सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई कि वो खुल के फ़ैसले कर सकें, इसलिए जुडिशरी ने शायद लूज एंड दिखाया, वॉटेवर द रीज़न वाज। बहरहाल हमारी जुडिशरी ने किसी टेररिस्ट को सज़ा नहीं दी, अगर कहीं से हुई तो वो मिलिट्री कोर्ट से हुई। सो सेकंड पॉइंट किसी हद तक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन कोर्ट्स पे भी कंसेंसस ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गई। मिलिटेंट आउटफिट्स एंड आर्म्ड गैंग्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन द कंट्री, इट इज़ स्टिल हैपनिंग। सो ये बेसिक पॉइंट है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सके। नेक्टा द एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूशन विल बी स्ट्रेंथनड, ये स्ट्रेंथन नहीं हुआ। ये स्ट्रेंथन तब होता जब अगर थर्मल गन्स टेररिस्ट के पास मौजूद हैं तो आपकी पुलिस भी उसी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ ट्रेंड होती टू फाइट द टेररिस्ट्स। आज हाल ये है कि हमारे पुलिस वाले बेचारे बचते फिरते हैं बिकॉज उनके पास पता नहीं किस ज़माने का असला है। टेररिस्ट के पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, और इसके अलावा जो एक इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास तो वो सर्विसेज हैं, पुलिस के लेवल पे उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया या उनको एग्जिबिट नहीं किया गया, बिकॉज आखिर ये सारे टेरर नेटवर्क्स जो ऑपरेट करते हैं इसमें इंटेलिजेंस सबसे मेन फैक्टर होती है कि आप उनको इंटरसेप्ट कर सकें, देख सकें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, और फिर प्लानिंग इंटरसेप्ट हो। और अगर वैसा नहीं होता तो फिर वो सिक्योरिटी लैप्स कहलाता है। तो यहाँ तो आपने ना पुलिस को एम्पावर किया, ना नेक्टा में कोई ऐसे काम हुए जिससे यूँ लगता कि हमारी पुलिस इस काबिल हुई है, पहले से बेहतर हुई है। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा अभी तक। कोई छोटे से छोटा भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है तो वो आर्मी ही करती है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। चोकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये हम किसी हद तक कामयाब हुए थे जब हमें फैटफ में डाला गया था, और जब हम फैटफ में पढ़े तो हम लोगों को लगा कि अब तो बिल्कुल हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, इंटरनेशनली हम पे सैंक्शंस लग सकती हैं। तो हमने टेरर फाइनेंसिंग और जो सारी एडिंग एंड अबेटिंग ऑफ द टेररिस्ट है और उनको जो सप्लाई लाइन जाती है पैसे की, उसको हमने कुछ रोका और किसी हद तक उस पर अमल किया। सो अभी तक 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हमने अमल किया। इंश्योरिंग अगेंस्ट री इमर्जेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है, वो किसी और नाम से अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, तो हम अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं रोक सके। नंबर 8, इस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स, पुलिस की शक्ल में ही वो हो सकती थी, हमने पुलिस को एम्पावर नहीं किया, तो एक अलहदा से काउंटर टेररिज्म फोर्स हमने कहाँ से बनानी थी, वो भी नहीं बनी अभी तक। टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन एक बड़ी ब्रॉड चीज़ है, ये ब्रॉड चीज़ों से मसले नहीं हल होते, और वैसे भी रिलीजियस परसिक्यूशन तो पाकिस्तान उसके लिए बदनाम है। कभी यहाँ चर्चेस जल रहे हैं, कभी यहाँ पे किसी माइनॉरिटी को ख़तरा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ये काम तो बहुत बड़ा काम था, ये तो नहीं हो सका अभी तक। फिर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पे तो अभी बड़ा रीसेंट मौलाना जैसे चाहते थे उन्होंने वैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाया। वो प्रोसेस सही है या गलत है मैं उस डिबेट में नहीं जा रही, लेकिन आपने एक फ़र्द वाहिद की बात मानी। अब हम नहीं जानते कि उसमें आपने रजिस्ट्रेशन में कोई लीनियंसी दी है जो कि यकीनन दी गई है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दी गई है, और उसका असर आने वाले नए मदरसों पे या अभी जो मदरसों में से जिस माइंडसेट के लोग निकल रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा। और मदरसों से बाहर निकलने वाले सिर्फ लोगों के माइंडसेट की बात नहीं है, ओवरऑल जो एक मदरसा सिस्टम है उसको जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे विद द नेशनल करिकुलम, जो दूसरे क्यों इतना फ़र्क है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक उर्दू मीडियम स्कूल है, एक बिल्कुल मदरसा है, तो फिर 3 डिफरेंट माइंडसेट के लोग निकलेंगे 3 मुख्तलिफ जगहों से, तो फिर क्लैश ही होगा। आप फिर उसको चाहे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहें या कुछ भी कहें, तो हम उसको भी नहीं रोक सके अभी तक। इसके अलावा बैन ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कभी भी इनको ग्लोरीफाई नहीं करता, वो तो इन्हें हमेशा टेररिस्ट कहता है, और जितना हम बोल सकते हैं शायद कोई भी नहीं बोलता इनके ख़िलाफ़। तो फिर आपने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ही एंड में अगर सारी तलवार गिरानी होती है, तो इससे आपके माइंडसेट का पता चलता है, और ये सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करती हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन फाटा विद इमीडिएट फोकस ऑन रिपेट्रिएशन ऑफ IDPs। उस टाइम पे फाटा में बड़ा मेजर ऑपरेशन चल रहा था, वो मर्ज भी नहीं हुआ था KP के साथ। आज वो मर्ज्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो कुरम में हालात हैं, जो बन्नू में हालात हैं, जो KP के हालात हैं, वो भी बलूचिस्तान से कोई बहुत डिफरेंट नहीं हैं। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट का मकसद क्या था। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी पूरी मुल्क में ही होनी चाहिए, पंजाब आई डोंट नो इससे क्या मुराद है। और अगर आप नेक्टा की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एंड द पॉइंट नंबर 17 सेज बलूचिस्तान गवर्नमेंट टू बी फुली एम्पावर्ड फॉर पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन विद कंप्लीट ओनरशिप बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। तो फिर अभी तक 2014 से लेके अभी तक इसका मतलब है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट या तो एम्पावर नहीं हुई या वो रिकन्सिलिएशन नहीं कर सकी। दोनों में से एक बातें ज़रूर हैं। इसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर फैसला होना चाहिए बैठ के कि इस इनकॉम्पिटेंस का अल्टरनेटिव क्या है। आखिर अगर एक फार्मूला आपको सर्व नहीं कर रहा, एक फार्मूला आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो उसी को बार बार अप्लाई करने से डिफरेंट रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ वाई आई सेड कि मुझे कोई पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से आई एम अफ्रेड कि ये मामला फिर शायद भूल जाएंगे सारे, मूव ऑन कर जाएंगे, और फिर हम बात करेंगे जब दोबारा कोई वाक़या होगा, खुदा न खास्ता, तो ये कब तक चलेगा। इसके अलावा डीलिंग फर्मली विद सेक्टेरियन टेररिस्ट, और 20th पॉइंट है रीवैम्पिंग एंड रीफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये एक डिज़ाइन है पूरा, इसको नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी डील विद द थिंग्स। जब कोई क्राइसिस जनरेट होता है, उसके ऊपर कोई 4 लोग बैठ जाते हैं, अच्छे से ब्यूरोक्रेट्स 4-5 आपको अच्छा सा पॉलिसी पेपर बना के दे देते हैं, इस तरह के पॉइंट्स बना के दे देते हैं, आपने उसको नेशनल एक्शन प्लान का नाम दे दिया। आई कैन बेट ऑन इट, इन 20 पॉइंट्स पे अगर अमल हुआ होता, आज हम कहीं और खड़े होते। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। हर वाक़े से, हर इंसिडेंट से सीखने की ज़रूरत है। जितनी दफ़ा आप नीचे गिरते हैं, आपके पास चांस होता है, चॉइस होती है कि आपने दोबारा खड़े होना है या आपने नीचे लेट के कंप्लेन करते रहना है कि मुझे तो धक्का दिया गया। इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। वी ऑल नो हु आवर एनिमीज़ आर, बट वी ऑल्सो मस्ट नो कि हमारी इनकॉम्पिटेंस कहाँ है, हमारे में कमी कहाँ है। जो लोग बाहर निकल के आज मुख्तलिफ़ TV आउटलेट्स को और मीडिया आउटलेट्स को बता रहे थे, उनकी जो ज़हनी हालत थी, उनके ऊपर जो बीत रही थी, वो सिर्फ वही जानते हैं। और इसी तरह कंसिस्टेंटली अगर आपके ऊपर अटैक्स होते रहें वल्नरेबल सिटीजन्स के ऊपर, वो सिटीजन्स एक दिन गिव अप कर जाएंगे। या तो वो अगर इस काबिल होंगे तो वहाँ से चले जाएंगे, या फिर जो वहाँ पर एक राइजिंग फोर्स होगी, अच्छी या बुरी, वो उसके साथ हथियार डाल देंगे। सो दूसरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान के अंदर ही इस मसले का हल है। उस इलाके में लोगों का दिल जीतें, लोगों को अपने साथ मिलाएं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करें। दिस एक्चुअली गोज़ फॉर द एंटायर कंट्री, लेकिन क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान की बात हो रही है, तो आप जब तक लोगों के सर्वाइवल को इंश्योर नहीं करेंगे, सर्वाइवल में आपकी इकोनॉमी भी आती है, उनका पीस ऑफ माइंड भी आता है, और एक इंसान को होप होती है कि वो टाइम के साथ ग्रो करेगा। जब तक ये चीज़ें आप एक सिटीज़न को नहीं देंगे, वो कैसे एक हैप्पी एंड हेल्दी सिटीज़न बने। और उसके बाद अगर ये चीज़ें नहीं हैं और बाहर से भी एक्टर्स आके वहाँ पर पावर पकड़ रहे हैं और पावर स्ट्रगल ऑलरेडी चल रही है, सेक्टेरियन भी है या इंसर्जेंसी है, सेपरेटिज्म है, जो भी है, तो फिर जो यूथ होती है, फ्रेजाइल माइंड के 17-18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, या इवन ग्रोन अप्स भी कई दफ़ा हालात की वजह से तंग आ जाते हैं, ये ग्रुप्स फिर उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ वाई वी हैव विटनेस्ड कि पढ़ी लिखी एक ख़ातून जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर बनी। सो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर ही मुझे आइडियल सिचुएशन में तो ये लगता है कि हमें सब कुछ भूल के इसी पे डिबेट करके इसका हल निकालने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ये सबसे पहले करें। बाकी सारी चीज़ें तो साइड लाइन पे आप कर ही रहे हैं, बट स्टार्ट एम्पावरिंग द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, पीपल ऑफ KP। उनकी जो भी कमियां हैं, उनको जो भी मांगना है, वो आपसे मांगने के काबिल होंगे, तो वो किसी और तरफ नहीं जाएंगे। आई विल सी यू टुमारो।